नमस्कार, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को ज्ञात है हमारी संस्थान के द्वारा सीजीपीएससी प्री एवं व्यापम के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके तहत आज मैं आपके समक्ष भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। हाल ही में न्यूज आई थी कि छात्रावास अधीक्षक को लेकर गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा बहुत ही जल्द, जिसको लेकर हमारी संस्थान के द्वारा 18 जनवरी 2024 से सुबह 7:30 से 10:30 बजे के मध्य एक नया बैच प्रारंभ किया जा रहा है। यह बैच हमारा जो ब्रांच ऑफिस है सिटी प्लाजा जो कि अनुपम गार्डन अग्रवाल हॉस्पिटल के सामने यहाँ पे स्थित है। यह बैच की खासियत यह होगी कि ऑफलाइन के साथ साथ आपको ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध होगा, साथ साथ आप इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी देख पाएंगे। इसके अलावा ये जो बैच है मुख्य रूप से आपका सुबह 7:30 से 10:30 बजे के मध्य संचालित है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ स्थान दिया गया है और एक तरफ उसमें स्थित नदी का तट दिया गया है। जैसे कि जो उज्जैन जो शहर है क्या क्षिप्रा नदी के किनारे पे है, ये पूछा गया है। श्रीरंगपट्टनम क्या गोदावरी नदी के तट पर है। नासिक जो है क्या कृष्णा नदी के तट पर है। उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सत्य है, ये पूछा गया है आपको। अगर हम बात करें क्षिप्रा नदी का, क्षिप्रा नदी मुख्य रूप से चंबल नदी की सहायक नदी है, चंबल की सहायक, और इसी नदी के तट पर मध्य प्रदेश में उज्जैन नामक एक शहर स्थित है। तो आपका पहला जो ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे सही होता है। श्रीरंगपट्टनम ये मुख्य रूप से कावेरी नदी पर स्थित है, कावेरी नदी के तट पर स्थित है ये आपका श्रीरंगपट्टनम। ये जो आपका नासिक है, नासिक जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे देख रहे हो केवल जो एक है वही सुमेलित है, तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन ए क्या होता है आपका, ये सही होता है। ठीक है, इसी प्रकार से व्यापम में काफी सारे ऐसे नदी के तट पर स्थित शहरों के नाम पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपके लिए एक लिस्ट है, एक तरफ मैं यहाँ पे नदियां रख दिया हूँ, जैसे कि यमुना नदी, तो यमुना नदी के तट पर स्थित शहर आगरा है, दिल्ली है, मथुरा है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर डिब्रूगढ़ है, मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट वाला में। चंबल नदी के तट पर कोटा, राजस्थान वाला हिस्से की बात कर रहे हैं। महानदी के तट पर संबलपुर है, जैसे कि सरयू नदी, ये इंपॉर्टेंट है, अभी अयोध्या से लेकर आप याद रहेंगे। अयोध्या जो है कौन सी नदी के तट पर है, तो सरयू नदी के तट पर स्थित। वहीं यहाँ पे सूरत गुजरात में ताप्ती नदी के किनारे, अहमदाबाद साबरमती के किनारे। एक क्वेश्चन आया था हैदराबाद शहर जो है किस नदी किनारे, तो मूसी नदी के किनारे क्या है ये स्थित है। ऐसे आप प्रमुख रूप से शहर को आप नदी के किनारे स्थित याद कर लेंगे वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है। पहला कथन, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां प्रायः मध्य उच्च मैदानी से या उच्च भूमि से निकलता है। तो हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत का, भारत का दक्षिणतम जो भूभाग है जो त्रिभुजाकार आकृति में क्या है ये विस्तृत है। यहाँ पे दिल्ली से लेकर राजमहल की पहाड़ी और नीचे पे कन्याकुमारी, ये क्या है आपका प्रायद्वीपीय भारत है। पठार है ये वाला हिस्सा। अब पठार कहने का मतलब थोड़ा सा उच्च भूमि होगा, और खास तौर पे यहाँ पे जो भी नदियां निकलती है जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कहीं ना कहीं उच्च भूमि से निकलता है। तो पहला कथन क्या होता है आपका, ये सही होता है। ये नदियां मौसमी होती है क्या, सही है। जैसे हम बात करें हिमालय का और प्रायद्वीपीय पठार का, हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती है वो मुख्य रूप से कैसी नदियां होती है, सदानीरा। सदानीरा कहने का अर्थ है वर्ष भर क्या होता है उसमें पानी होता है, क्योंकि मानसून हवा जब आता है तो वहां तो पानी मिल जाता है। उसके अलावा जब इस क्षेत्र पे हिमालय के क्षेत्र में जब हिमनद जो है ग्लेशियर, उनके पिघलने से भी क्या होता है उसमें पानी मिल जाता है। तो वर्ष भर नदी मतलब सदन नदी। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्या होती है, मानसून आधारित होती है। जब पानी गिरेगा तब ही उसी समय क्या होगा, पानी होगा। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में सूख जाता है। छत्तीसगढ़ का आप देखे होंगे मुख्य रूप से अगर महानदी की बात करें, जब वर्षा होती है तब उसी समय पानी होता है, उसके बाद क्या होता है ग्रीष्म ऋतु में सूख जाता है वहां पे। तो ये क्या है, नदियां मौसमी होती है, सही कथन है। ठीक है, अगला देखो, ये प्रायः पूर्ववर्ती अफवाह का अनुसरण करती है।
अब यहाँ पे एक शब्द आया पूर्ववर्ती, तो इसको समझेंगे कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती क्या होता है। एक यहाँ पे लिखा है क्या, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। पूर्ववर्ती अपवाह, इसको समझेंगे ध्यान से। पूर्ववर्ती किसको बोला जाता है, ऐसी नदियां जो हिमालय निर्माण के पूर्व बह रही थी, ऐसी नदियां जो हिमालय के निर्माण के पूर्व बहती थी, हिमालय निर्माण के पूर्व बहती थी। जब हिमालय का निर्माण हो गया तो हिमालय का निर्माण होने के बाद इसको गहरा गौर्ज काटता है, महाखंड, और गहरा गौर्ज काट कहाँ मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो ऐसी नदी क्या कहलाती है, पूर्ववर्ती नदियां कहलाती है। जैसे हम बात करें भारत में, मुख्य रूप से भारत के उत्तरी हिस्से में जैसी नदियां हैं, आप अगर बात करेंगे ये वाले हिस्से का, तिब्बत वाले हिस्से से, जैसे कि एक नदी सिंधु नदी इस प्रकार से मुड़ती है, तो सिंधु नदी कैसी नदियां है, पूर्ववर्ती नदियां है। सतलज नदी, एक है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, दक्षिण की ओर मुड़ा कि नहीं मुड़ा, यहाँ दिशा को नहीं लेना कि पूर्व दिशा में बह रहा है कि पश्चिम दिशा में, वो हिमालय निर्माण के पूर्व बहती थी वो नदी है वहां पे। दूसरा होता है अनुवर्ती, एक होता है आपका अनुवर्ती, ऐसी नदियां जो ढलान का अनुसरण करके प्रवाहित होती है, ढलान का अनुसरण करती है। अब ढलान का अनुसरण कहने का तात्पर्य क्या है, हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसका ढलान पूर्व दिशा में, इस दिशा में, पश्चिम से कहाँ है, ये पूर्व की ओर। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये अनुवर्ती का अनुसरण करती है, ना कि पूर्ववर्ती का। तो क्वेश्चन जो आपका पूछा है पूर्ववर्ती में, तो ये थर्ड ऑप्शन क्या होता है आपका, गलत हो जाता है। ये नदियां अपनी युवा अवस्था में विद्यमान है क्या, प्रायद्वीपीय भारत का, तो इसी से समझो युवा अवस्था और आपका पौढ़ावस्था। जब नदियां गहरा गॉर्ज या तो मार्ग परिवर्तित करती है तब वो कहलाती है युवा अवस्था पे, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियां मार्ग परिवर्तित नहीं करती है, न ही किसी प्रकार के गॉर्ज का निर्माण करती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां क्या है, पौढ़ावस्था में आ चुकी है, और हिमालय की नदियां क्या है, युवा अवस्था में। तो ये भी क्या होता है आपका, ये गलत होता है। तो 1 और 2 बस सही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है आपका, ये सही होता है। क्लियर हुआ ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वर्तित या लौटता मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लौटता मानसून के संदर्भ में भारत में 2 प्रकार की मानसूनी हवाएं होती है। बात करें सबसे पहला ग्रीष्म ऋतु का, ये इक्वेटर है, ठीक है। हम बात करें ग्रीष्म ऋतु कहने का मतलब है जून महीने का। ग्रीष्म ऋतु में जो मानसूनी हवा आती है उसको बोला जाता है दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा। ये जो हवा आती है हिंद महासागर से व्यापारिक पवन आर्द्रता लेके आती है, विषुवत रेखा को क्रॉस करते ही ये हवा कोरियोलिस बल की वजह से अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है और भारत में क्या करती है, वर्षा कराती है। तो ये कहाँ से आ रही है, ये हिंद महासागर से आ रही है, आर्द्रता लेके आई है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे संघनन होगा, वर्षा होगा। तो इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा। एक वर्षा होती है भारत में जिसको बोला जाता है मुख्य रूप से लौटता मानसून या तो उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा। ये होता है भारत में कब, अक्टूबर से दिसंबर महीने के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, भारत में ठंड का महीना है तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर हवा यहाँ से ऊपर उठेगी, अब यहाँ से हवा कोरियोलिस बल की वजह से अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है, यहाँ से ये विषुवत रेखा है, क्योंकि मकर रेखा दिसंबर महीने पे हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, दिसंबर महीने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब ये हवा यहाँ से ऊपर उठेगी तो कौन से क्षेत्र से उठ रही है, ये मैदानी भाग से उठ रहे हैं, तो ये कैसी हवा होगी, ये शुष्क हवा होगी। देखो हिंद महासागर से जो हवा उठी थी उसमें आर्द्रता था तो वर्षा कराई, लेकिन ये शुष्क क्षेत्र से आ रहा है तो इसमें क्या नमी होगी, क्या नहीं होगी। तो लौटता मानसून या तो उत्तर पूर्वी मानसून हवा से भारत में वर्षा होगी, क्या नहीं होगा, मानसून से वर्षा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो क्षेत्र है आपका बंगाल की खाड़ी, इस क्षेत्र से एक लाइन दिख रहा होगा आपको, यहाँ से आर्द्रता उठाएगा और ये तमिलनाडु में टकरा कर क्या करवाती है, वर्षा करवाती है। तो ये जो हिस्सा है आपका लौटता मानसून या उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा से वर्षा कहाँ पे होगा, केवल और केवल तमिलनाडु में वर्षा होती है, न कि भारत में वर्षा होगी वो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। यहाँ पे निर्वर्तित मानसून अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण करके भारत के पूर्वी तट में वर्षा कराती है क्या। देखो अभी मैंने बताया ये आर्द्रता कहाँ से ग्रहण कर रही है, बंगाल की खाड़ी के, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है आपका, अरब सागर।
तो देखो ये बंगाली खाड़ी से ले रहे हैं ना कि अरब सागर से, तो आपका जो पहला ऑप्शन है यहीं पे क्या हो जाता है, ये अरब सागर की वजह से ये गलत हो गया। यह अक्टूबर नवंबर माह में उत्तरी सरकार के क्षेत्र में वर्षा करवाती है क्या? उत्तरी सरकार कहने का तात्पर्य आपका उड़ीसा, ये वाला उत्तरी सरकार का क्षेत्र उड़ीसा वाला, वहां पे वर्षा हुई क्या? नहीं हुआ। तो ये जो ऑप्शन हो गया ये भी क्या हो गया आपका, ये गलत हो गया। इसके कारण नवंबर दिसंबर माह में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है क्या? बिल्कुल सही है। जो मैंने तमिलनाडु शब्द बताया ये वाला, इसी को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट बोला जाता है। ये सही हो गया आपका। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर 3 बस सही है, तो देखो सी आंसर होगा आपका ये। क्लियर हुआ ये? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका कार्बो एंग्लोंग मेघालय का पठार राजस्थान भारत के प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है। तो यहां बात करें अगर प्रायद्वीपीय भारत का, मैंने अभी बताया भारत में जो त्रिभुजाकार आकृति में जो विस्तृत है ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत। ये आपका दिल्ली तक विस्तार है, तो राजस्थान, अरावली पर्वत पढ़ते हो, राजमहल की पहाड़ी, कन्याकुमारी। ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में एक है आपका मेघालय का पठार। ये क्या है? मेघालय का पठार। ये जो मेघालय का जो पठार है माना जाता है कि प्राचीन समय में ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा था। जब यहाँ पे जो बीच का जो हिस्सा आपको गैप दिखाई दे रहा होगा ये कहलाता है मालदा गैप, इसको बोलते हैं मालदा गैप। मालदा गैप के नीचे धंसने की वजह से जो मेघालय का पठार है वो क्या हो गया? प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य भूमि से वो पृथक हो गया, तो अलग हो गया। तो इसी मेघालय के पठार के जो पूर्वी हिस्सा है यहाँ पे है आपका मिकिर की पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी। और वही मिकिर की पहाड़ी जो क्षेत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पे समझेंगे, ये मेघालय का पठार है, इसके पूर्वी हिस्से में कार्बी एंग्लोंग जो मिकिर की पहाड़ी है वही वाला क्षेत्र है। असम में बात कर रहा हूँ मैं, असम की बात है। तो ये हिस्सा किसका भूभाग था? पूरी तरीके से प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा था। तो ये आपका पहला कथन क्या हो जाता है? ये सही। दूसरा देखिए, अगर प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती है, बिल्कुल सही है। जब प्रायद्वीपीय पठार जो है गोंडवाना लाइन का हिस्सा था, वहां जब टूटती है उसके बाद जब वो गति करती है टेक्टोनिक थ्योरी की तरह आती है तो उसमें काफी सारे मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है, जैसे कि अरावली पर्वत। यहाँ पे क्या है? अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत कैसा पर्वत है? एक अवशिष्ट पर्वत है, ये भी सही है आपका। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले अधिकांश नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। तो डेल्टा को समझेंगे यहाँ पे। मैंने अभी बताया कि भारत में प्रायद्वीपीय पठार का जो ढलान है कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा में। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां अपने ओरिजिन से लेकर एंडिंग तक यहाँ पे क्या करती है? अवसादन करती है। तब यहाँ पे किसका निर्माण होता है? डेल्टा का। ये जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पे इसका ढलान तीव्र है, इस प्रकार से तीव्र है, तो यहाँ की जो भी नदियां आएगा वो अवसादन नहीं कर पाएगा। तो क्या बनाएगी? यहाँ की नदियां एस्चुरी का निर्माण करेगी, या तो ज्वार नद मुख बोला जाता है, हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्वार नद मुख। तो याद रखेंगे अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां होगी वो एस्चुरी का निर्माण करेगी, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां वो डेल्टा का निर्माण करेगी। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाता है? यहाँ पे सही हो जाता है। तो 1 2 तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आता है आपका? ये सही होता है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोलियम उत्पादन के संदर्भ में बात कीजिए। पहला, 1959 के पूर्व भारत में केवल असम से ही तेल का उत्पादन होता था। जब हम देखें भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है असम, असम का मैदान, सबसे पहली बार जानकारी 1860 में होता है मोर्गेरीटा नामक क्षेत्र से। असम में है ये भी मोर्गेरीटा। प्रथम जानकारी की बात करें तब प्रथम जानकारी, लेकिन उत्पादन की बात करें तो उत्पादन सबसे पहले होता है मुख्य रूप से डिगबोई से, ये भी असम में है, डिगबोई क्षेत्र से। और 1954 स्वतंत्रता के बाद 1954 पे उत्पादन होता था कहाँ से? नहरकटिया नामक क्षेत्र से, यहाँ से। और ये तीनों के तीनों कहाँ पे है? ये असम पे ही है, असम पे। अब 1959 में भारत सरकार के द्वारा ऑयल का गठन किया गया था, ऑयल इंडिया लिमिटेड का। इसके माध्यम से क्या किया गया था? अब तटीय क्षेत्र से क्या किया गया था? तेल का उत्पादन करना प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 1959 से पहले क्या केवल असम से होता था तेल का उत्पादन? पहला कथन आपका ये सही है। दूसरा, भारत में पहला अब तटवेधन गुजरात के आलिया बेट नामक क्षेत्र से प्रारंभ किया गया था, क्या? सही है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है आपका यहाँ पे
आलिया बेट, यहाँ से क्या हुआ था पहली बार अपतट, वहां से तेल का उत्पादन चालू किया गया था, ये सही हो गया। अंकलेश्वर खंभात क्षेत्र क्या भारत के महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है? बिल्कुल सही है, गुजरात में है अंकलेश्वर खंभात। इसके अलावा भारत के और भी विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे कि असम पे ही बता दिया मैं, एक ब्रह्मपुत्र घाटी, यहीं पे आप सुरमा घाटी पढ़ते हैं, सुरमा घाटी, यहीं पे बप्पातुंग पढ़ते हैं तेल के लिए। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में आप पढ़ते हैं कौन सा? बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई जो वर्तमान में सबसे अधिक उत्पादन यहीं से होता है। ये जो आपका हिस्सा पूर्वी अपतटीय, यहाँ पे पढ़ते हैं आप लोग नरीमानम, नरीमानम ये वाले क्षेत्र में, रावा क्षेत्र, ये भी पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। काफी सारे ऐसे क्षेत्र वहां पे, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आता है यहाँ पे? सही होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रसिद्ध चिल्का झील जो कि उड़ीसा पे स्थित है, चिल्का झील, यहाँ पे उनके संबंध में कुछ कुछ कथन दिए गए हैं। चिल्का झील क्या आर्द्र भूमि के संबंध में बताया गया, समझेंगे यहाँ पे। आर्द्र भूमि, पहला चिल्का झील उड़ीसा रामसर अधिवेशन के तहत संरक्षित होने वाली पहली आर्द्र भूमि है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि रामसर सम्मेलन होता क्या है वहां पे। रामसर सम्मेलन मुख्य रूप में आर्द्र भूमि या वेटलैंड के संबंध में वहां पे बताया गया है, समझेंगे इसको, है ना। पहले रामसर वह आर्द्र भूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व हेतु क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। ये जो रामसर शब्द है इसका नामकरण ईरान के रामसर शहर से किया गया, जहां 1971 में क्या किया गया था? कन्वेंशन पर देश के प्रमुख व्यक्ति या प्रमुख नेता के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ये जो रामसर सम्मेलन है इसके तहत भारत में वर्तमान में कुल टोटल 75 प्लेस, 2022 अगस्त का डाटा, ठीक है, 75 क्या है प्लेसेस है जिसको क्या किया गया? रामसर सम्मेलन के तहत शामिल किया गया। ध्यान समझेंगे, जैसे कि एक है आपका सुंदरवन आर्द्र भूमि, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्या है? आर्द्र भूमि के संबंध में। कहाँ पे स्थित है ये? पश्चिम बंगाल में। दूसरा है आपका रेणुका आर्द्र भूमि, सबसे छोटा क्षेत्र है, कहाँ पे है ये? हिमाचल प्रदेश में। तीसरा चिल्का झील सबसे पुरानी अर्थात सबसे पहली, यही शामिल हुआ था, जो कि उड़ीसा पे है। सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक मुख्य रूप से हमारे यहाँ तमिलनाडु में टोटल 14 है और उत्तर प्रदेश में 10 है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है? क्या चिल्का झील पहला शामिल होने वाला है? सही है। वर्तमान में चिल्का झील मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड्स की सूची में शामिल किया गया है क्या? अब ये क्या होता है समझेंगे ध्यान से। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड विश्व के टोटल 48 या तो 48 स्थलों क्या किया गया? सूचीबद्ध किया गया है। ये उसी क्षेत्र को नियुक्त किया जाएगा जो पहले से आर्द्र भूमि के रूप में क्या है? संरक्षित है, जिनके विकास या उनके ऊपर संकट कोई आ चुकी है तो उनको फिर से क्या किया जाएगा? एक अलग से सूचीबद्ध कर दिया जाएगा, जिसमें विश्व के कितने टोटल? 48। भारत के कितने क्षेत्र है? तो 2 ऐसे क्षेत्र है जिसको इसमें शामिल किया गया, जैसे कि एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और एक लोकटक झील जो कि मणिपुर पे है, यहाँ पे वो, इन दोनों को शामिल किया गया मॉन्ट्रिक्स में। लेकिन इससे पहले चिल्का झील को शामिल किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में इसको सूची से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। क्लियर हुआ? पहले शामिल था लेकिन अब नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला है? वर्तमान में, तो वर्तमान में शामिल है क्या? ये नहीं है, तो ये क्या हो गया था आपका? ये गलत। चिल्का रामसर अधिवेशन के तहत भारत में सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है क्या? मैंने तो सबसे बड़ी आर्द्र भूमि सुंदरवन को बताया है, तो ये भी क्या हो जाता है आपका? ये गलत। तो तीनों में एक ही सही है, मतलब आंसर बी होगा आपका। क्लियर हुआ ये? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत का भौगोलिक संदर्भ की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो भारत का अक्षांश और देशांतर को अगर देखें तो भारत का सबसे नीचे वाला पॉइंट है 8 डिग्री 4 मिनट, कहाँ पे है ये? कन्याकुमारी, ठीक है। और एक है आपका अंडमान निकोबार, इसका जो पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट, ये है आपका इंदिरा पॉइंट, या इसी को पार्सन पॉइंट भी बोला जाता है, ये वाला हिस्सा। अक्षांश में उत्तरी हिस्सा की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट, ये है आपका इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, ये अक्षांश विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। या पूरे भारत की बात करें यूटीएस में तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। देशांतर की बात करें तो यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट, ये कहाँ पे है? गुजरात के गौर माता या द्वार मोटा पढ़ते हो इसी को, गौर माता। और अरुणाचल प्रदेश की वाला क्षेत्र कीबीतू 97 डिग्री 25 मिनट, कीबीतू, ये
ये विस्तार है भारत का। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भारत की संपूर्ण भूमि का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। मुख्य भूमि का यहाँ से देखो, पहला कथन सही है। इंदिरा कौल भारत के पश्चिमी सीमा के रूप में गुजरात में है क्या? इंदिरा कौल कहाँ पे है? ये लद्दाख में है, तो ये क्या हो जाता है आपका गलत। भारत पाकिस्तान के बीच निर्धारित नियंत्रण रेखा अर्थात LOC 35 डिग्री उत्तरी और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें तो यहाँ पे अगर देखें हम, ये जो हिस्सा है आपका LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? POK कहलाता है। तो इसी को पूछा गया है क्योंकि ये क्या है आपका 37 मिनट, और कहीं ना कहीं लद्दाख का आप देखोगे तो 32 से 35 के बीच में वो भी है, तो कहीं ना कहीं ये 35 हो गया। देशांतर की बात करें तो 68 आपका गुजरात में था, तो कहीं ना कहीं इसका जो विस्तार होगा कहाँ पे होगा आपका, वो 77 के पास ही होगा। करीब से देखेंगे तब ये क्या होता है आपका, ये सही होता है। 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन के अनुसार बी क्या हो जाता है यहाँ पे सही होता है। क्लियर हुआ ये? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या यह सिद्ध करता है कि हिमालय अभी भी उत्थान की स्थिति पे है? जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो हिमालय जो है सबसे नवीनतम पर्वतमाला है, हिमालय जो है विश्व की क्या है, सबसे नवीनतम पर्वतमाला। अब ये कैसे पता चलता है? तो हम पढ़ते हैं कि हिमालय पे अभी भी क्या हो रहा है, गति हो रही। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब पढ़ते हैं तब, जैसे कि हिमालय पे एक आप पढ़ते हो माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट का हाइट 8848 मीटर पढ़ते थे। कुछ वर्ष पहले क्या हुआ था, इसमें रिसर्च हुआ था, अब उनसे पता चला कि इसका हाइट में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, 8848.85 इतना हो चुका है। तो इससे पता चलता है कि हिमालय अभी भी क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है या तो निर्माण हो रहा है। अब उसका कारण क्या क्या हो सकता है, कैसे पता चलता है? पहला, जीवाश्म का निर्माण, ये भी सही है, जैसे कि ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय, एक आप पढ़ते हो शिवालिक हिमालय। तो ये जो शिवालिक हिमालय जो निर्माण हुआ है ग्रेट मिड के अवसादन से हुआ है, ये वाला हिस्सा, तो इसमें क्या मिलेगा, क्योंकि ये जो हिमालय किससे बना है, टेथिस के अवसाद से, टेथिस के अवसाद, और टेथिस सागर है। अब सागर में क्या पाया जाएगा, समुद्री जीव, तो उसके अवसाद से क्या मिलेंगे, जीवाश्म मिलेगा वहां पे, पहला सही होता है। दूसरा, भूकंप, ये जो आपका भारत का उत्तरी जो हिस्सा है, नॉर्थ की बात करें और ईस्ट वाला हिस्सा, आप देखते होंगे भारत में सर्वाधिक भूकंप जनित क्षेत्र यहीं पे है, लद्दाख, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और ये नॉर्थ ईस्ट, ये वाला। क्यों? क्योंकि एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का क्या है, दोनों का मध्य बिंदु है, और दोनों क्या करिए, अभिसरण गति करिए, मतलब दोनों पास पास आ रही है। जब दो प्लेटें टकराती है तो अभिसरण गति कहलाती है, उसी वजह से क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, ये सही है। हिमालय की नदियां, ये भी सही है। मैंने बताया कि हिमालय का हाइट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर का निर्माण हुआ है। अब ग्लेशियर से पिघलेगा तो नदियां कैसे निकलेगी, सदानीरा नदी। साथ साथ ये नदियां क्या करती है, गॉर्ज का निर्माण करती है। पूर्ववर्ती नदी बताया, सूखी झीलें, ये तिब्बत वाला की बात करें, तिब्बत की नदियां अवसादन की वजह से क्या हो रही है, झीलें बहुत सारी सूख चुकी है। तो 1 2 3 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, ये सही सिद्ध होता है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है बोला गया है? पहला कथन, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर नदी से कहां तक है, ये तीस्ता नदी के बीच है। ये जो आप मध्य का विशाल मैदान जो पढ़ते हो भारत का, ठीक है, उसी की बात की जा रही है, समझना ध्यान से। इसका विस्तार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल, ये वाले क्षेत्र में, ये गंगा नदी है, तो घग्गर नदी या घाघरा नदी कहाँ तक है, ये आपके तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है। ये पहला कथन आपका ये सही हो गया। दिल्ली और हरियाणा राज्य सिंधु और गंगा नदी के तंत्रों के बीच क्या है, जल विभाजक है। अब समझेंगे यहाँ पे, ये गंगा नदी उत्तराखंड से निकल कर यहाँ प्रवाहित होती है और सिंधु नदी यहाँ पे। अब इन्हीं दोनों के मध्य ये आपका दिल्ली और हरियाणा वाला क्षेत्र है, जहाँ पे अरावली पर्वत कुछ इस प्रकार से विस्तार है, जल विभाजक का काम किया, सही है। ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम छोर पे है। अब ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ पे बनेगा, जहां पे ब्रह्मपुत्र नदी आके असम में क्या करती, अवसादन करती। ये है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब ध्यान से समझेंगे, ये गंगा नदी है ग्रीन वाला, इसके कौन सी दिशा में लग रहा है आपको, पूर्व दिशा में है ना कि पश्चिम में, तो ये क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो 1 और 2 बस सही है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही होगा वहां पे। क्लियर हुआ ये? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड पे है, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, नंदा देवी, सही है। पश्चिमी घाट से कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्र नदी का उद्गम माना जाता है, बता चुका हूं मैं, ये भी सही है।
कावेरी नदी अपने प्रवाह मार्ग में नदी द्वीपों का निर्माण करती है, सही है। जैसे कि हम पढ़ते हैं शिव समुद्रम द्वीप, शिव समुद्रम द्वीप। जोग जलप्रपात कावेरी नदी पर है क्या? नहीं, ये कर्नाटक में है, शरावती नदी पर है, ये शरावती नदी पर, जो कि विश्व हमारे यहाँ भारत की सबसे ऊंचा है जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। या गढ़सोप्पा जलप्रपात बोला जाता है उसी को। तो ये कथन क्या हो गया? गलत। तो 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पे? सही होता है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानसून के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। फिर से मानसून संबंधित क्वेश्चन है। मानसूनी पवनें क्या भारत में नियमित होती है? पहला तो गलत हो गया, क्योंकि भारत में जो मानसूनी जो पवनें होती है वो अनियमित होती है। अनियमित का कारण क्या है? इसकी अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। क्योंकि भारत में जो मानसूनी हवाएं आती है, आप देखे होंगे, उसका कोई निश्चित तिथि क्या है? निर्धारित नहीं की है, नहीं कोई निश्चित तिथि है कि इस दिन आएगा ऐसा करके। जून महीने पे आप माना जाता है 1 जून को प्रवेश किया जाता है, देरी भी हो जाती है, तो नियमित नहीं है। पहला तो गलत हो गया। भारत में वर्षा लाने वाला एकमात्र तंत्र अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसूनी धारा है। अब यहीं पे बोला जाए क्या भारत में जो वर्षा होती है क्या दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है? केवल और केवल, वो भी कहां से? अरब सागर से बोल रहे हैं वहां पे, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे ये वाला हिस्सा किस प्रकार से होता है, ठीक है। जैसे कि ये भारत है, ये जो हिस्सा है अरब सागर है, और ये बंगाल की खाड़ी, ये विषुवत रेखा है, और नीचे आपका हिंद महासागर। मैंने बताया कि हिंद महासागर से क्या आती है? व्यापारिक पवन, जो आर्द्रता लेके आएगी। यही कोरियोलिस बल की वजह से दाएं मुड़ जाती है, और भारत में क्या कराती है? वर्षा। तो पहले तो हिंद महासागर से आते है आर्द्रता, केवल अरब सागर से नहीं। अगर शाखा की बात करें तो अरब सागर की शाखा होती है, और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है, केवल यहीं से नहीं होता है। तो ये आपका अरब सागर की वजह से क्या होगा? ये गलत। ये आपका नियमित पवन था, ये भी गलत है। भारतीय द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है, द्वीप की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे एक आपका लक्षद्वीप है, और यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है। तो यहाँ पे 15 मई को वर्षा हो जाती है, इधर 25 मई को, नॉर्थ ईस्ट में 30 मई को हो जाती है। तो पहले वर्षा कहाँ पे हुई? द्वीप में। मानसून की वापसी भी सबसे बाद में होती है, क्योंकि सबसे नीचे है, तो उसका लौटता मानसून भी क्या होगा? वर्षा सबसे बाद में होगा। तो ये कथन सही है, तो केवल डी क्या हो जाता है आपका? ये सही हो जाता है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ निम्नलिखित में से मृदाओं को उनके क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार पर आरोही क्रम में, आरोही क्रम कहने का अर्थ है ये बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़ा, छोटा से कहा? बड़ा की ओर। अब भारत में देखिए कि सर्वाधिक विस्तार कौन सी मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी का। लगभग 43% हिस्सा में क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी 3.7 है, हम उसको 4% ले लेते हैं। काली मिट्टी मुख्य रूप से 15% है, और ये लाल मिट्टी जो है 18%। यहाँ छोटा से बड़ा जवान है, तो छोटा कौन सा सबसे बड़ा? 2, यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद कौन सा है आपका? 4, इसके बाद 3, और उसके बाद क्या है? 1। तो ऑप्शन देखेंगे 2, 4, 1, 3, तो ए क्या होता है वहां पे? सही। आरोही बोला है, आरोही बोला जाता है तो घटते क्रम आ जाता है, पहले जलोढ़ मिट्टी आ जाती है वहां पे। क्लियर हुआ ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है, जिसमें से वृहद हिमालय से मानसरोवर झील के निकट से निकलती है वहां पे। तो भारत में जो मानसरोवर झील आप पढ़ते हो, तिब्बत के पठार वाले क्षेत्र से पढ़ते हो, कैलाश पर्वत, ठीक है, जहां से 3 प्रमुख नदी का उद्गम माना जाता है। जैसे कि ये है आपका कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील, इसके उत्तर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। इसका नाम क्या है? सिंधु नदी। उद्गम होता है कहां से? बोखरचू हिमनद, बोखरचू हिमनद। इसके दक्षिण से होता है कौन सा नदी? सतलज नदी। सतलज नदी कहां से होता है? राकसताल हिमनद, राकसताल हिमनद मतलब ग्लेशियर। इसके पूर्वी या तो बाईं ओर से, या बोल सकते हो अगर इसमें पढ़ा तो दाईं ओर से, नहीं तो पूर्वी छोड़ लिखना। यहां से निकलती कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। कहां से? चेमायुंगडुंग, चेमायुंग और डुंग, चाइना नाम है। तो 3 नदी का उद्गम हुआ है। कौन कौन सा? सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और एक आपका सतलज नदी। ये जो आपके जो क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान देंगे वहां पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करता है?
तो चीन की सीमा के साथ स्पर्श करने वाले राज्य की बात करें, पहले तो ये जान लीजिए चीन और भारत के मध्य सीमा रेखा को क्या बोला जाता है, मैकमोहन रेखा बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक यूटीएस है, लद्दाख, एक आप पढ़ते हो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे यूपी और बिहार को कौन कवर कर लेता है, नेपाल, ये आपका सिक्किम, यहाँ पे आपका भूटान और ये आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, अगर पश्चिम बंगाल कर रही है क्या, नहीं कर रहे, सिक्किम कर रहे हैं, ये सिक्किम है आपका, हिमाचल प्रदेश कर रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश, और तीसरा ये उत्तराखंड, तीनों कर रहे हैं, 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, ये सही होता है। तो ये जो जितने भी मैंने प्रश्न बताया है आपको, ये काफी आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपका पीएससी के साथ साथ आपके व्यापम के जितने भी एग्जाम होगा उसके लिए क्या है, काफी आपके लिए मददगार होगा। तो आप हमारे उड़ान आईएएस के चैनल में इसी प्रकार बने रहिएगा, आपके लिए हम निरंतर इस प्रकार से वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।